हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 18 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ डिटेल में। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अभी हाल ही में उठा है। इसका आंसर होगा अम्फान। ओके, नाम आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। देखिए 19 मई तक ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तट हैं उससे टकराने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और उड़ीसा सरकार ने 12 तटीय राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। ओके, तो चक्रवात जो है वो आज यानी 17 मई से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की ओर बढ़ेगा। ठीक है, 115 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, अच्छा, बंगाल की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 में एक चक्रवाती तूफान आया था, बुलबुल नाम था उसका। और उससे पहले मई 2019 में आया था, फानी नाम था उसका। ओके, तो चक्रवाती तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है, मैंने इसके बारे में पहले एक बार बताया था। देखिए हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, ये सब मिलकर जो है वो तूफानों का नाम रखते हैं। ओके, भारत की पहल हुई थी 2004 में कि तूफानों का नाम रखा जाए। तो उसके बाद ये जो एक तरह से संगठन बन गया, ये समूह बन गया और वो तय कर लेता है। तो अगले कई सारे जो है चक्रवात जो आने वाले हैं उन सब के नाम पहले ही रख लिए जाते हैं। और जहाँ जिस देश में पहले तूफान आयत का वो देश जो है उसमें से सिलेक्ट कर लेता है, जो नंबर वाइज होता है, तो उसी को चुन लिया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर होगा इसका 31 मई। ठीक है, लॉकडाउन 4 कहा जा रहा है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। तो क्या क्या है गाइडलाइन? देखिए 31 मई तक सभी जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हैं यानी उड़ान सर्विसेज, तो उन सब पर प्रतिबंध रहेगा। रेल और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कुछ लिमिटेड जो है रेल सेवा चलेगी, लेकिन जो पहले की तरह रेल सेवा चलती थी वैसा नहीं होगा। रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों और जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो शादी वगैरह समारोह होंगे उसमें 50 लोग को शामिल होने की अनुमति दी गई है। और किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में डेथ पर अभी सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग वगैरह कोई भी शैक्षणिक संस्थान वो 31 मई तक बंद रहेगा। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम है वो सब चलते रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे जो हॉस्पिटैलिटी सेवाएं हैं वो सब बंद रहेंगी। हालांकि होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट के किचन चालू रखने की अनुमति दी गई है। और बाकी जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल, ये सब बंद रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसमें दर्शक के आने की अनुमति नहीं होगी। तो हो सकता है आगे कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिले। सभी तरह के धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। धार्मिक जुटान नहीं होगा, कोई समूह जुट नहीं सकता है। और अंतर्राज्यीय यात्री परिवहन यानी 2 राज्य में अगर बस आना जाना है तो राज्य आपस में सहमति करके ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मुख्य पॉइंट थी। ओके दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लॉकडाउन में मानव आवाज़ यानी ह्यूमन वॉइस से मस्जिदों में अजान की इजाज़त दी है, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक अलग तरह का मामला है। ओके, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि अजान देना जो है धार्मिक मामला है, इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है। ओके, तो क्या था ये मामला? देखिए दरअसल हुआ यह था कि यूपी का गाजीपुर जिला है, तो वहाँ के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसके दौरान मस्जिदों में अजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। मतलब पूरी तरह से न तो ह्यूमन वॉइस से अजान हो सकता था और न ही लाउड स्पीकर से, तो उस पर बैन लगा दिया था।
तो इसके खिलाफ सांसद हैं अफजल अंसारी। ओके, इसके अलावा जो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि अजान की अनुमति न देना जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों का हनन है। इन लोगों की तरफ से ये कहना था। तो उसके बाद मामला जो है वो 2 जजों की बेंच में गया। जज कौन कौन थे? जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजित कुमार। तो उन दोनों की बेंच ने ये कहा कि अजान जो है वो इस्लाम का एक अनिवार्य अंग हो सकता है। ठीक है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है पूर्ण नहीं है। ठीक है। ये सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य और भारत के संविधान के भाग 3 के जो अदर प्रावधान हैं उन सब के अंतर्गत है। ठीक है। तो ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि किसी काम से जो धार्मिक काम है उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत साबित हो सकता है, तब सरकार इस पर रोक लगा सकती है। और हाईकोर्ट ने कहा कि ह्यूमन वॉइस से मस्जिदों में अजान दी जा सकती है। अच्छा, कोर्ट ने यह भी कहा, इंपॉर्टेंट बात है, कि पैगंबर मोहम्मद या उनके प्रमुख शिष्यों ने अजान के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, क्योंकि तब तक ये था नहीं। ओके, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का उपयोग अजान के लिए जो आवश्यक है या फिर इस्लाम का अभिन्न अंग है। ओके, तो सिर्फ वही मस्जिद लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकती है अजान के दौरान जिन्हें जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मिली हो। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन है, क्योंकि इस पर बहुत विवाद भी चल रहा था। प्रशासन ने एक तरह से बैन लगा दिया था अजान पर, तो अजान को लेकर छूट दी गई है, लॉकडाउन में अजान हो सकता है, लेकिन उसमें लाउड स्पीकर पे रोक लगा दी गई है। तो देखिए, ये तो पूरे यूपी में इसको लागू करने को कहा है हाईकोर्ट ने, और इसका इफेक्ट आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो डिसीजन है वो चैलेंज किया जाए उसको। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और मैंने इस मुद्दे को क्वेश्चन के रूप में संविधान के अनुच्छेद के तहत हमने ये आपको दिया है। ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। ओके, अब भारत जो है वो जापान की जगह लेगा, अब अगले सप्ताह ही पद संभाल लेगा, और अगली मीटिंग होने वाली है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो उसका चेयरपर्सन इंडिया होगा। और इसमें WHO के 194 देश और जो पर्यवेक्षक हैं वो हिस्सा लेंगे। और ख़ास बात यह है कि भारत ऐसे समय में ये पद संभालने जा रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना के मुद्दे पर काफ़ी तनाव चल रहा है, और कई सारे और भी दूसरे देश हैं जो इस मुद्दे पर चीन के रुख का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये भी आरोप लग रहा है WHO पर कि WHO ने कोरोना के मामले में चीन का साथ दिया, चीन को बचाया, और आरोप ये भी है कि चीन के एक लैब में कोरोना बना। हालांकि WHO ने बात कहा था कि ये जो है बनाया नहीं गया है, ये नेचुरली ये पैदा हुआ था वायरस। अच्छा, WHO के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है इस वक्त? तो डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम। ठीक है, प्रमुख होता है मेन, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड जो होता है वो अलग होता है, वो प्रमुख के अंडर में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम या कौन सा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है? आंसर होगा प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, PM ई विद्या प्रोग्राम। ओके, इसके जरिए डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, और इस योजना के जरिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग TV चैनल लॉन्च किए जाने की योजना है, जहां पर स्टूडेंट जो हैं वो स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसका ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, और ये 1 क्लास 1 चैनल, ये एक तरह से नारा दिया गया है। ओके, ये किया जाएगा। अच्छा, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, इन सब का भी इस्तेमाल होगा। ओके, और ये जो ऐलान है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत ये किया गया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को कौन सी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी कईवीं बार उन्होंने शपथ ली है वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में? इसका आंसर होगा 5वीं बार। ठीक है, देखिए इजराइल में पिछले 500 दिनों से एक तरह से केयर टेकर सरकार काम कर रही थी। लगातार 3 जनरल इलेक्शन हुए, लेकिन वहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो नेतन्याहू जो है वो किस पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी से। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अब ब्लू एंड वाइट पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं बेनी गाच, तो उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है और ये तय हुआ कि 18 महीने ये प्रधानमंत्री रहेंगे, 18 महीने वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 18 मई। ठीक है, ये 18 मई को मनाया जाता है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस दिवस की शुरुआत की थी और 1977 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी ताकि संग्रहालय के बारे में, म्यूजियम के बारे में लोग जो हैं वो उनकी जागरूकता रहे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 17 मई। ओके, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर और बहुत बड़ी समस्या है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन की जो समस्या होती है उसको ये बढ़ाता है और हर 4 में से 1 व्यक्ति को ये समस्या होती है। तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा। ओके, क्यों होता है ये? खराब खान पान, एक्सरसाइज ना करना, दिन भर बैठे रहना, अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करना, तंबाकू का यूज़ करना, तो इन सब की वजह से ये होता है। ओके, और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारी वजह होती हैं, लेकिन मुख्य वजह एक इनमें से ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि जनवरी टू अप्रैल का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। 2020 का डिस्क्रिप्शन देख लेना, PDF अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हो आप। और 2019 का भी पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, MCQ और डिटेल नोट्स के साथ। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन है। मशहूर कॉमेडियन जेरी स्टिलर, उनका निधन हुआ है 11 मई को, तो किस देश से थे? आंसर होगा अमेरिका, USA। ओके, और वो अमेरिका के जो टेलीविज़न सीरीज़ है 2 हैं, द किंग ऑफ क्वींस और साइनफेल्ड, तो उसमें जो किरदार उन्होंने निभाया उसके लिए काफ़ी मशहूर हुए थे। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किस निकाय यानी किस बॉडी की स्थापना की है? आंसर होगा इसका चावल निर्यात संवर्धन मंच। ओके, REPF, इंग्लिश में कहेंगे इसे राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ओके, इसका गठन जो है वो किसके अंतर्गत किया गया है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य विकास निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के अंतर्गत किया गया। एपीडा का फुल फॉर्म इंग्लिश में है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो उसके अंतर्गत किया गया। अच्छा, कई लोगों ने ये कमेंट किया था आत्मनिर्भर। और दोस्तों कैसा लगा ये करंट अफेयर जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मैंने नोट्स के साथ PDF का लिंक दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।